हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई आज हम 8th क्लास का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो कि सितंबर एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आज हम सोल्व कर रहे हैं 8th क्लास से। ठीक है जी। तो देखते हैं भाई, फर्स्ट क्या दे रखा है, डिफाइन रैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर्स को डिफाइन करो। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं भाई? नंबर 1, रैशनल नंबर्स क्या होता है कि नंबर्स विच कैन बी represented in P by Q फॉर्म। ठीक है जी, जो संख्याएं P by Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वेयर Q is not equal to 0 and P and Q are integers। ठीक है, जहां पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती और पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स होते हो, वो हमारा कैसा होता है? रैशनल नंबर होता है। क्लियर होगी भाई डेफिनेशन? तो ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे भाई 3/4, 7/8, ये संख्याएं हमारी क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द रैशनल नंबर 1 इज द डैश आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। कैसी आइडेंटिटी है भाई? एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव? तो ये कैसी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है। थर्ड है, सोल्व द लीनियर इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। भाई थर्ड है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो x वाले एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाले दूसरी तरफ, ये इस तरफ आया 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 18 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो गया। फोर्थ सम, नेम ऑफ द पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स। 6 साइड्स जिसकी होती हैं उसका नाम बताना है भाई। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कोई भी है उसकी 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की 4 साइड हैं, रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 साइड हैं, रेगुलर हेप्टागन 7 साइड्स वाला हो गया। ठीक है, तो भाई 6 साइड्स वाला कौन सा है? रेगुलर हेक्सागन हो गया। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, नेम द पोलिजन, रेगुलर पोलिजन कहो इसको जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की 2 प्रॉपर्टी बतानी है भाई। मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। भाई लिखते हैं, नंबर 1 है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नंबर 2, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तीसरी कह सकते हो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। फोर्थ कह सकते हो आप अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी भाई। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है, ये भी कह सकते हो आप। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। हमें सिर्फ 2 बतानी थी, मैंने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज इसकी लिख दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक एस निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई। 6 नंबर सम क्या कहा? 52 कार्ड्स हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स हैं 52। ठीक है, नंबर ऑफ एसेस कितने एस होते हैं भाई? इक्के 4 होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एन एस। क्या होता है भाई, फेवरेबल केस बाय में टोटल नंबर ऑफ केस, फेवरेबल केस है 4, टोटल नंबर ऑफ केस 52, तो 1/13, 1/13 हो गया। ठीक है जी। 7th, भाई फाइंड द स्क्वायर ऑफ 26। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर 676। कैसे, या सोल्व भी कर सकते हो भाई, आइडेंटिटी की हेल्प से इसको लिख दो 20 + 6 का होल स्क्वायर, मतलब a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, मतलब a की जगह पे 20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 6, दैट इज इक्वल टू 676। ऐसे नहीं समझ में आता तो भाई 26 × 26 कर देना, तब भी यही आएगा आपका। क्लियर है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं कि फाइंड 18 का क्यूब। 18 का क्यूब फाइंड आउट करके दिखाना है। 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, तो 18 का क्यूब कितना होता है भाई, 5832 करके देख लेना भाई। 18 × 18 करोगे तो यही आएगा आपका। क्लियर है। बाकी यहाँ पे देखो एक और चीज़ देखते हैं भाई, 8 है, इवन नंबर है, और इवन नंबर का क्यूब करोगे इवन ही आएगा। ये ओड है, ये ओड है, ये भी ओड है, तो आंसर तो यही बन रहा है। बट भाई ये एक लॉजिकल बात होगी, आपको शो करके ही दिखाना है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो आप इसको। ठीक है। 9th सम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द रेशो 20 पैसे टू ₹5, 50 पैसे, सॉरी 50 पैसे टू ₹5। क्लियर है। अब देखो इसका रेशो निकाल के दिखाना है, तो मतलब 50 पैसे और रेशो हो जाएगी 5 रुपीज़ के साथ। भाई ये पैसे में है, ये रुपीज़ में है, तो थोड़ा गलत हो गया ना, तो इसको सेम में कर लेते हैं। तो 1 रुपीज़ के अंदर, ₹1 के अंदर क्या होता है भाई, 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज़ के अंदर कितने हो गए भाई, 500 पैसे। ठीक है, तो अब कर सकते हो 50 और रेशो हो जाएगा वहाँ पे 500, कट करोगे तो 1 10, तो रेशो कितना आ गया, 1:10 हो गया। आ गया समझ में। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, 8000 का क्यूब रूट निकाल के दिखाना है। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8000 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्यूब रूट ऑफ 8000। 8000 लिखा। अब हम इसका कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो आंसर इसका आएगा 20। ठीक है, बट करके दिखाते हैं भाई। ये किया 2 से 4000, फिर 2 से किया 2000, फिर 2 से किया 1000, फिर 2 से किया 500, फिर 2 से किया 250, फिर 2 से किया 125, फिर 5 से किया 25, फिर 5 से किया 5, और 5 से हो गया 1। भाई 8000 का क्यूब रूट का ये निशान होता है भाई, यहाँ पे 3 आ जाएगा। करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जो मैंने लिखा था 20 कैसे आया, 8000 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5। पेयर बनाते हैं बेटा, देखो 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8000 कितना आ गया भाई, 2 × 2 × 5, 2 × 4 5 20। हमने कितना लिखा था, यही आएगा। ठीक है। 11th सम की ओर देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। इसको सोल्व करके दिखाना है भाई। देखो ये हो गया 8x + 4 = मल्टीप्लाई की 3x - 3 + 7। 3x को इस तरफ लेके जाओ, 4 को उस तरफ। 8x - 3x = -3 + 7 कितना रह गया, प्लस का 4, ये उधर जाके -4। 5x = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, 0 की। हो गया सोल्व भाई, और कुछ करना ही नहीं है ना। इसने चेक करने के लिए कहा, सोल्व करनी थी लीनियर इक्वेशन, वो हमने कर दी है। 11th का बी पार्ट करते हैं। क्या है, x = 4/5 × x + 10। इसको सोल्व करके दिखाना है, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये इक्वेशन है, इस 5 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो गया 5x = 4 के अंदर 4x +
40, ये इधर आके 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास 40। हो गया सोल्व। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो ना तो चेक भी कर सकते हो, बाकी अभी सब में कहा नहीं है बट करना है तो देख लेते हैं। यहाँ पे x की जगह पे 40 लिखा, 4/5 इंटू में 40 प्लस 10, 40 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 50, 10 पे 40 इज इक्वल टू 40, LHS RHS बराबर है, मतलब हमारा सवाल ठीक है। क्लियर है भाई? ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखो 12th नंबर सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। ये दो फिगर दे रखी हैं, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। फर्स्ट फिगर बना लेते हैं एक बार। ये दे रखा है x, ये 125 और ये भी 125 है। ठीक है बेटा, तो ध्यान दो क्या करना है कि x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360। भाई रीजन तो देना पड़ेगा क्यों किया, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। याद रखो, एक पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, 4 5 6 10 20 कितनी भी साइड्स वाला हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो भाई 125 और 125 कितना हो गया 250 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 360 माइनस 250, सोल्व करोगे तो 110। ठीक है, सम नंबर 12 का बी देखते हैं। भाई देखो ये डायग्राम गिवन है आपको, हमें फिर से x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। भाई एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमें पता है 360 होता है, ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, बट ये इंटीरियर है। क्यों ना यहाँ बाहर वाले एंगल को हम a मान लें, ये वाला एंगल a हो जाएगा। क्लियर है? अब ये एक्सटीरियर हो गया बट इसका मेजरमेंट नहीं दे रखा, तो मेजरमेंट कैसे होगा भाई, अगर मैं कहूँ a प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारा लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया भाई हमारे पास 90। तो अब कर सकते हो भाई a की वैल्यू कितनी आई 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360। वजह क्या बताओगे, वजह जो यहाँ पे दे रखी थी सिमिलर वजह, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर या कोई भी पॉलीगन है उसका कितना होता है 360 होता है। तो ऐड करो 150 240 310 प्लस x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 310 टू 50 डिग्री का एंगल बना दिया भाई। क्लियर है? हो गया? ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। When a die is thrown, find the probability of the event of getting a prime number, not a prime number, a number greater than 5, a number not greater than 5। क्लियर है? तो भाई पहले लिख लेते हैं 13th सम का, फर्स्ट करते हैं। भाई टोटल नंबर ऑफ केस कितने आ गए भाई 6 आगे भाई। 6 कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 और 6। डाई एक पासा फेंका गया भाई, पासे को फेंकने पर 6 केस कौन से हो गए 1 2 3 4 5 6। अब ए पार्ट बोलते हैं, क्या कहा अप्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या। अप्राइम नंबर केसेस ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, या फेवरेबल कर सकते हो भाई। ठीक है, प्राइम नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर 2 है 3 है और 5 है। कितने केस हो गए 3, हम लिख सकते हो 2 3 और 5 हो गए। ठीक है, अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी करनी है भाई। प्राइम नंबर 3 बाय टोटल केस 6 कट किया तो 1/2 आ गया। क्लियर है? बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। बी पार्ट में इसने क्या कहा है, नोट ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ए प्राइम नंबर, अब क्या 2 3 5 नहीं आ सकता तो क्या होगा
तीन केस रह गए 1, 4 और 6, ये तीन केस रह गए भाई। मैंने ये टोटल नंबर ऑफ केस लिख दिए गेटिंग नॉट गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो 3/6 कट करोगे तो कितना आ गया भाई 1/2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कहा अ नंबर ग्रेटर देन 5। सी है अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब 5 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं भाई। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब 5 से बड़े कितने नंबर है देखो भाई, एक 6 ही तो है, तो एक है बाय में टोटल नंबर ऑफ केस 6 हो गए। क्लियर है? अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 डी पार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कितनी संख्याएं हैं जो 5 से बड़ी नहीं है? देखो 1, 2, 3, 4, 4 हैं। 4/6 कट करोगे तो 2/3 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। प्रोबेबिलिटी का बहुत ही आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट सम देखो भाई, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए सम निकालना है भाई। कितना हो जाएगा? बच्चे लगातार शुरू हो जाते हैं कि 1 + 3 4, 4 + 5 + 7 + 9 करके। अरे कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी चीज़ है। क्या करो भाई, देखो ये गिनो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना आ गया 5 का स्क्वायर, आंसर आ गया 25। जब ओड नंबर्स को ऐड किया जाता है सीक्वेंस में, तो उन सबको काउंट करो और काउंट करके उसका स्क्वायर कर दो। ये देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 का स्क्वायर किया 144, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जब ओड नंबर्स एक से शुरू करके और सीक्वेंस में ऐड करवा रखे हैं कंसेक्यूटिवली, तो हम क्या करेंगे, उन सबको काउंट करके उनका स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सम नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या कहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन 1764 मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। करते हैं भाई ये। ठीक है, 2 से किया, फिर किया 2 से, अब ये 2 से नहीं हो रहा है, अब 3 से होगा, फिर 3 से होगा, अब होगा 7 से, और फिर 7 से 1 पे। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई कि 1764 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो स्क्वायर रूट निकालना है 1764 का, तो पेयर्स में उठा लो भाई। 2 × 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 42। सिमिलर इसका एक और पार्ट कहा है, इसने कहा कि 5929, इसका भी हमने करके दिखाना है भाई। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा। 3 से भी नहीं हो रहा है भाई, ये 5 से भी नहीं होगा, ये 7 से हो रहा है भाई। 7 से 7, 7 जा 47, 8 जा 56, 3 2 7, 4 जा और 7 7 जा। अब वापस करके देखते हैं, तो ये 7 से फिर हो जाएगा 7 1 जा, 7 2 जा, 7 1 जा। अब ये 11 से हो जाएगा 11 पे, और 11 से हो जाएगा 1 पे। तो मतलब 5929 इज इक्वल टू 7 × 7 × 11 × 11। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 5929 इज इक्वल टू, पेयर में से एक ले लो भाई, 77 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 15th सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 16th की ओर बढ़ते हैं भाई। 16th सम में क्या कहा है इन्होंने? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकाल के दिखाना है। 13824 इसका निकाल के देखते हैं भाई पहले ही।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसी तरीके से करके दिखाना है भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 से किया, ये हो गया, फिर 2 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर से 2 से, फिर से 2 से हो रहा है, फिर 2 से हो गया भाई। यहाँ पे आके कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 0 लगाना भूल जाते हैं भाई, ये लगानी है क्योंकि 1 नीचे उतारेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है तो। फिर 2 से किया, फिर 2 से कर रहे हैं इसको आगे, अब 2 से नहीं होगा, अब होगा 3 से, 9 पे, 3 से, 3 पे और 3 से 1 पे हो गया। क्लियर है। तो क्या लिख सकते हो भाई, 1 3 8 2 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे भाई, क्यूब रूट ऑफ 13 8 2 4, इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 3 के पेयर में से एक एक उठाना है, ठीक है। 3 का पेयर बन गया तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया भाई, 24। ये हो गया इसका आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसका नेक्स्ट पार्ट और कर लेते हैं, 16th का अगला पार्ट इन्होंने कहा 175616, 175616, इसका भी निकाल के दिखाना है भाई। करते हैं एक बार, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2 से किया, ठीक है। देखो 2 8 जा 1 7, 2 7 जा 1 6, 2 8 जा, फिर 1 आ गया भाई, नहीं डिवाइड हो रहा तो 0, 2 8 जा 16, यहाँ पे भी मिस्टेक होती है। फिर 2 से किया, इतना आ गया, फिर 2 से किया, फिर से 2 से हो गया, फिर से 2 से हो गया, फिर से हो रहा है 2 से, फिर से 2 से हो गया भाई, फिर वापस 2 से हो रहा है, फिर से 2 से हो रहा है, अब 2 से नहीं होगा, अब ये होगा 7 से, फिर 7 से, और फिर 7 से 1 पे। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 175616 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है। तो भाई 175616 का अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो 3 के पेयर बनाए भाई हमने, तो 3 का पेयर बना तो ये हो गया, फिर ये हो गया, और ये हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आ जाएगा 56। तो क्यूब रूट ऑफ 175616 इक्वल टू 56 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, हो गया यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट। 17 नंबर सम की ओर बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज at rate of 12%, find the amount that Vinod will have to pay if he buys it। भाई 13,000 रुपये का टीवी है, 12% का उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग गया है, तो विनोद कितने पैसे पे करेगा अगर वो इसको खरीदता है। तो हम लिखते हैं भाई पहले प्राइस ऑफ टीवी कितना है 13,000, कितने रुपीज़ है, सेल्स टैक्स कितना है 12%। अब नेक्स्ट है विनोद विल हैव टू पे, कितना पे करेगा भाई, करना क्या है 13,000 इंटू 100 प्लस 12 बाय में 100, क्या है कि प्राइस 100 प्लस सेल्स टैक्स, ST लिख रहा हूँ भाई इसको, बाय में 100, ये अमाउंट विनोद को पे करनी होगी। तो कितना हो गया भाई, ये 13,000 इंटू 112 बाय में
100, 0 से 0 कट गई तो कितना आ जाएगा 0 इतने रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे। क्लियर है जी, ये सम हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। उस तरीके के अंदर पहले आपको सेल्स टैक्स कितना लगा वो निकालना पड़ेगा, मीन्स 12/100 इंटू 13,000, और उसके बाद लास्ट में पे करवाना कितना है तो 13,000 प्लस वो ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जैसे आप इसको करना चाहते हो कर सकते हैं। सम नंबर 18 के ऊपर चलते हैं भाई। ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी एट जॉइनिंग पाई चार्ट। एक पाई चार्ट दिया गया है ये वाला। अब इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20 लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक को लाइक किया तो कितने लोगों का सर्वे किया गया। लेट कर लेते हैं सम नंबर 18। लेट नंबर ऑफ पीपल सर्वेड एक्स मान लेते हैं। अब क्या कहा उसने कहा देखो भाई, उसने कहा 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक वाले कितने हैं 10% है, मतलब ये जो 20 पीपल है ना वो 10% के बराबर हो गए भाई। तो कह सकते हो कि भाई 10% ऑफ टोटल कितने हैं एक्स, कितना आ गया भाई वो 20। ठीक है, तो 10% मतलब 10/100 इंटू में ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया भाई आपका 20 इंटू ये ऊपर गया 100 बाय में 10 कट गया तो कितना आ गया भाई 200। अगर 20 लोग लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूजिक को तो 200 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज़्यादा कौन सा म्यूजिक लाइक किया गया है, अरे देख लो भाई इसमें कौन सा है, लाइट म्यूजिक 40% के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाए, इसका क्या हो जाएगा लाइट म्यूजिक कितना है 40% लाइक किया गया भाई। सी पार्ट की ओर बढ़ते हैं इसका। इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। एक कंपनी क्या करती है 1000 CD बनाती है तो हर एक टाइप की कितनी CDs बनेंगी। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ CDs फॉर किसका क्लासिकल कर लें, क्लासिकल म्यूजिक। भाई क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करने वाले 10%, 10/100 इंटू में 1000 कट करोगे तो कितनी आ गई भाई 100 CDs आ जाएंगी। ठीक है, सेकंड करेंगे नंबर ऑफ CDs फॉर किसका, सेकंड कर लेते हैं भाई फोल्क म्यूजिक के लिए, FOLK फोल्क म्यूजिक के लिए। फोल्क वाले थे 30%, बाय में 100 इंटू में 1000 तो कट करेंगे तो उसमें से 300 CDs आ जाएंगी जो कि हमारी फोल्क के लिए होंगी। नेक्स्ट है अपना लाइट, नंबर ऑफ CDs फॉर लाइट म्यूजिक। लाइट के लिए है 40%, मतलब 40/100 इंटू 1000 कट करो इसको तो 400 CDs आ गई भाई। ठीक है, और लास्ट वाला नंबर ऑफ CDs फॉर सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल के लिए कितनी आ जाएंगी भाई 20% है, 20/100 इंटू में 1000 सोल्व कर लो भाई इसको 200 आ गई। ठीक है, अब देखो 100 ये 300 400 और 200 सबको ऐड करोगे 1000 CDs आ गई, और इसने भी तो कितनी बनानी थी 1000, तो सबका अलग अलग हिस्सा हमारे पास आ गया है भाई यहाँ पे। ठीक है, 19th सम की ओर देखते हैं। क्या क्या रखा है 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। इसको सोल्व करना है, मतलब t की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। तो करते हैं भाई इसको। ठीक है, ये है भाई t वाले एक तरफ कर लेते हैं, इस t को इस तरफ उठा के लेके आए तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो क्या बनेगा 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 प्लस t इज इक्वल टू 2/3। इसके नीचे 1 मान सकते हो भाई। एलसीएम लेंगे इसका तो 12 आ गया, 4 3 जा 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस 3 4 जा 4 की पूरे के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1 से डिवाइड किया तो 12 12 की और t की मल्टीप्लाई।
इज इक्वल टू 2/3। ये 12 यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोल्व करते हैं भाई। 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12। बेटा यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करवाते और यहाँ पे प्लस का निशान लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। 12t इज इक्वल टू 2/3 इंटू में 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 हो गया, ये हो गया 9t। 8t माइनस किया तो 1t और प्लस 13t हो गया। माइनस 18 इज इक्वल टू 8, ये उधर जाके प्लस का हो गया। 13t इज इक्वल टू 26, t इज इक्वल टू 26/13 कट करोगे तो t इज इक्वल टू कितना आ गया भाई हमारे पास 2। सम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे भाई। देखो इसको जल्दी से ही, देखो भाई बी पार्ट क्या क्या रखा है। 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो कर लेते हैं इसको सोल्व। भाई मल्टीप्लाई करवाई 15 की और y की मल्टीप्लाई 15y माइनस 4 के साथ की तो 60 माइनस 2y, माइनस से माइनस हो गया प्लस 2 8 9 जा 18 प्लस 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 15 में से 2 गया 13, 13 और 5 हो गया 18y माइनस 60 प्लस 48 मतलब माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। 18y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई 12/18। कट करोगे 6 से कट कर दिया भाई, y इज इक्वल टू 2/3 हो गया हमारा सम कंप्लीट। यहाँ से बीसवें सम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। ये पैरेललोग्राम्स हैं, इनकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। ये डायग्राम दे रखा है भाई, सोल्व करते हैं। जैसे ये इसका डायग्राम हो गया तो क्या करना है भाई, ये एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसको ए एंगल मान लेता हूँ, ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी। कह सकते हो भाई ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन है, ये हमने अपने पास से नहीं बनाया, ये चीज़ गिवन है। तो अब देखो अगर एंगल ए इज इक्वल टू 50 करें तो रीज़न क्या हो जाएगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट करेंगे। अगर मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू वाई, एंगल x एंगल y सिमिलर प्रॉपर्टी लगेगी भाई अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई भाई, क्लियर है कि a की वैल्यू 50 होगी और x और y बराबर हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ देखो भाई क्या कि एंगल x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या पंगा हो गया भाई, x प्लस 50 ये और ये 180 बना रहा है। कैसे हम लिखेंगे इसको, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम की बात करें तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 कितने का आ गया 130। तो एंगल y भी कितने का हो गया 130। भाई x और y की वैल्यू आ गई तो a की और z के अकॉर्डिंग और निकाल लें कि एंगल a प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। a कितने का आया है हमारा 50 का, तो 50 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 130। तो x y और z तीनों की वैल्यू हमारी कितनी आई है 130 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। 20 का बी पार्ट करते हैं। ये डायग्राम गिवन है, एक पैरेललोग्राम है, कुछ एंगल्स दे रखे हैं, हमें फाइंड आउट करवाना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। क्लियर है, करते हैं भाई। मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल वाई इज इक्वल टू 112। क्या रीज़न पता चल गया ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो ये देखते हैं भाई ए सी डी इन ट्राइंगल
ACD। अब क्या कह सकते हो कि एंगल Y प्लस एंगल X प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं हो सकता? एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो y कितने का आया अपना 112 प्लस x का हमें पता नहीं है प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x कितना आ गया 180 माइनस 152 कितना आ गया भाई ये 28 डिग्री का आ गया एंगल x। अब नेक्स्ट चीज़ देखो बेटा, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z दैट इज इक्वल टू 28। रीज़न दे दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये खींच दिया तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा। क्लियर है? तो ये भी पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बेटा? तो सम नंबर 20 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 21 नंबर सम की ओर बढ़ते हैं। Numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips. Keep in a box mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? ठीक है, 21 नंबर सम की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा है उसने? नंबर दे रखे हैं, टोटल केस कितने बन गए भाई 10 हो गए। और 10 कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है? अब पहली चीज उसने जो कही है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। अब देखो भाई यहाँ तक 6 कितनी बार है, फेवरेबल केस कितने हैं 6 के? सिर्फ एक ही बार तो है भाई 1 बाय में टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 10। हो गया सम हमारा कंप्लीट। बी पार्ट इसने क्या कहा? इसने कहा गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा गिनो भाई 1 2 3 4 5, 6 से छोटे कितने नंबर हैं 5। तो 5 बाय में टोटल केस 10 कट करोगे तो कितना आ गया भाई 1/2। सी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा है इसने कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, बड़ा बताना है भाई 6 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 कितने हैं भाई 6 से बड़े? हमारे पास 4 नंबर हैं, तो 4/10 कट करोगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10, मतलब 2/5 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, डी पार्ट करते हैं। देखो अब डी पार्ट में क्या कहा? गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। भाई एक डिजिट नंबर कितने हैं भाई 1 से लेके 9 तक है। 10 में कितनी डिजिट होगी 2, तो कितने केस हैं 9। बाय में टोटल केस 10, आंसर आ गया अपना 9/10। ये नहीं कट रहा है। ठीक है, हो गया भाई हमारा। 22nd नंबर सम की ओर बढ़ते हैं। भाई क्या कहा है? राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट वूज वन नंबर मेंबर इज 6। भाई ए पार्ट है, उसमें 6 दे रखा है, बी पार्ट के 14 है, और हमने क्या निकालना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट होते कौन से हैं भाई? ये हो जाएगा 2m m² + 1 और m² - 1, ये 3 संख्याएं होती हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको ले लेते हैं 2m और फर्स्ट पार्ट करते हैं 6 को लेके। ए पार्ट क्या ए 6 है ना, तो इसको सोल्व करते हैं भाई। ठीक है, ए पार्ट का तो क्या आ जाएगा 2m = 6 ले लिया, तो m = कितना आ गया भाई 6/2, m = 3। ठीक है, m की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है m² + 1, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10, और m² - 1 3 का स्क्वायर -1 मतलब 9 - 1 8 आ गया। तो क्या आ गए भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट कितने आ गए? एक तो दे रखा है इसने 6, दूसरा 8 और तीसरा हो गया 10। ये हो गए भाई
सिमिलर में इसने करेंगे कि बी पार्ट दे रखा है उसका क्या है 14 दे रखा है भाई, तो 2m इज इक्वल टू 14, तो m की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 7 2 से डिवाइड करवा देंगे, तो m स्क्वेयर प्लस 1 मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया भाई आपका 7 का 49 और 1 50, m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 48। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन से हो गए भाई 14 तो था ही, 48 और 50, ये हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ये याद रखना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट इन 3 फॉर्म्स में होते हैं, 2m और m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। सम नंबर 23, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। देखो बेटा पीछे हमने जो सम किया था उसमें हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट अब दूसरा तरीका यूज करना है जिसका नाम है डिवीजन मेथड। किस लिए? स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं भाई। देखो ये सम दे रखा है, कैसे करना है, पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे, क्लियर है, पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे यहाँ पे, और ये रह गया सिंपल। ठीक है भाई, सपोज यहाँ पे अगर 3 नंबर होते ना तो पीछे हम 0 लगा लेते, बट यहाँ पे फिलहाल पॉइंट के बाद 2 ही नंबर हैं तो ऐसे ही कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला करते हैं भाई। देखो इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, पहले 1 4 9 16 25 36 49, 49 तो ज़्यादा हो गया भाई, कौन सा है 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, 6 ऊपर 6 यहाँ पे और 36 माइनस करेंगे तो बच गया 8 8 9, 6 का हमने किया डबल। ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ तक जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूँ, ठीक है, अगर मैं 7 लिखूँ तो इसकी मल्टीप्लाई 7 से करवाएंगे तो आपका 8 8 9 आएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा कट करके। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया भाई। 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 2 7 आ जाएगा। ये रहे, नेक्स्ट करके देखते हैं पेयर। अब ये देखो 57 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 होता है, जो कि 7 से होता है, 7 49 बच गया कितना 8 बच गया भाई, उतारा पूरा पेयर नीचे उतारना है। नेक्स्ट 7 का डबल किया 14, अब कितने पे जा सकता है ये भाई, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 141, 2 लिखा तो 282, 3 4 5 6 करके देखते हैं, 6 लिखा यहाँ पे भी 6 36 876। ठीक है, तो 5776 का स्क्वायर रूट निकाला तो 146 आ गया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो भाई यहाँ पे सिर्फ एक संख्या है, इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1, तो 1 का ही होता है 1 भाई, कितना रह गया 1। अब देखो अब पॉइंट आ गया तो हमने यहाँ पे भी पॉइंट लगाना है 56। ठीक है, अब 1 का डबल हो गया 2, अब कितने पे लगाना है भाई 6 पे पहुंच जाएगा, 6 पे 1.56। ठीक है, तो अंडर द रूट 2.56 इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। क्लियर है, इस मेथड को कहते हैं हम डिवीजन मेथड। आगे बढ़ते हैं भाई, सम नंबर 24 के ऊपर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री का दे रखा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने ए बी सी, ठीक है जी, ए बी सी, बी दे रखा है 90 डिग्री का। अब इसने कहा ए बी इज इक्वल टू 6, ये 6 दे दिया, बी सी इज इक्वल टू 8, बी सी की वैल्यू दे रखी है 8, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। बेटा जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए कहीं पे तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। 24 में ए बी इज इक्वल टू 6 है, बी सी इज इक्वल टू 8 है सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी फाइंड आउट करना है, एंगल बी कितने का है 90 डिग्री का। तो अब थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है भाई पाइथागोरस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ये हमारा एच होता है, ये पी है, ये हमारा बी, तो एच है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी है अपना ए बी का स्क्वायर प्लस बी है बी सी का स्क्वायर। तो जो जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करवा देते हैं। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का 36 प्लस 8 का 60, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, टेकिंग क्या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 100। क्या इम्प्लाइज कर रहा है ये कि ए सी ये इससे ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर होता है, तो ए सी की वैल्यू कितनी होती है भाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसी सम के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसने क्या कहा, ए सी की 13 दे रखी है, बी सी की 5 है, तो ए बी निकालो। सिमिलर यही फोटो बनाई भाई हमने, और ए बी सी, ए सी की वैल्यू 13 है, बी सी की वैल्यू 5 है, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। तो पाइथागोरस लगा दें कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी सी की वैल्यू 5 दे रखी है, 13 का 169, ये 5 का स्क्वायर 25, उधर आके हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये रह गया 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। भाई क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, आगे लिखना है, और उसके बाद स्क्वायर रूट ले देंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 12, तो ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। भाई 25% में से 72% बच्चे मैथ में रुचि रखते हैं, पसंद करते हैं, तो कितने नहीं रखते, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, सम नंबर 25 का ए पार्ट कह रहा है टोटल स्टूडेंट्स 25 हैं इंटरेस्टेड इन मैथ्स, कितने भाई 72%। अभी 72% का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है 100 में से 72 बच्चे हमारे लाइक कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। नॉट इंटरेस्टेड कर लेते हैं भाई, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अगर 100 में से 72 कर रहे हैं तो 100 में से 72 माइनस करोगे तो बच गए 28%, वो इंटरेस्टेड नहीं है। भाई ये सम यहाँ पे भी कंप्लीट हो सकता है अगर वो प्रतिशत में जानना चाहता है, बट अगर प्रतिशत में नहीं जानना तो नंबर ऑफ पीपल निकालना हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ क्या करना है 28/100, 28% है, इनटू में टोटल कितने हैं, तो ये कट गया 4 पे, 4 से कट गया 7 पे, तो कितने आ गए भाई 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पसंद नहीं करते हैं, नॉट इंटरेस्टेड है, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर संख्या पूछी जाए तो 7 आ जाएगी, अगर प्रतिशत में जानना है तो 28% हो जाएगा, ठीक है। इसके बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। भाई क्या कहा है इसने, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, 3:4 को क्या करोगे, आसान सी चीज़ है भाई, 3/4 इंटू में 100 कट करो 25, दैट इज इक्वल टू 75%। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहा 2:3, 2/3 इंटू में 100 मतलब 200/3, दैट इज इक्वल टू 66 इंटू 2/3% हो गया हमारा। क्लियर है। 26 नंबर सम की ओर बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। भाई एक जगह की जनसंख्या 54,000 हो गई है भाई, 5% पर एनम के अकॉर्डिंग रेट में चेंज हुआ, उसका इंक्रीमेंट हुआ, तो 2001 में कितनी थी और 2005 में कितनी थी ये बताना है। तो करते हैं इसको कि भाई पॉपुलेशन इन 2003 भाई 54,000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीमेंट, इंक्रीज का रेट है 5% पर एनम। लेट पॉपुलेशन इन 2001 हम x मान लेते हैं, क्योंकि भाई इंक्रीमेंट तो इस x के अंदर हुआ है ना, क्लियर है। इंक्रीमेंट x में हुआ है तो क्या होगा,
x इंटू 1 प्लस आर बाई 100, आर है 5 बाई 100, टाइम कितना लिया भाई 2001 से 2003, 2 साल का, इज इक्वल टू कितनी होगी भाई 54,000। क्लियर है भाई, इंक्रीमेंट इस पे हुआ था तब ये इतनी हुई थी भाई। तो ये हो गया x इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100 इज इक्वल टू 54,000। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 54,000 इंटू 100 बाई में 105 इंटू 105। सोल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 48,979.59। भाई 59 नहीं लेंगे तो कितना आ गया 48,979। इतनी अप्रोक्सीमेटली जनसंख्या हुई 2001 में। क्लियर है। अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या कहा, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। पॉपुलेशन इन 2005 भाई देखो 2003 में जनसंख्या थी उसकी 54,000, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज था आपका 5% पर एनम, तो 1 प्लस 5/100 की पावर टाइम है 2 साल का, 2003 से 2 साल का टाइम हो गया। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 54,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100। 0 से 2 0, इस 0 से ये 0 कट की। सोल्व करो इसको 59,535.0 ये बनेगा, मतलब पॉपुलेशन कितनी आ गई 59,535। ये पॉपुलेशन 2005 में उसकी हो जाएगी। क्लियर है। सम नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं भाई। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season। 3 कैटेगरीज दे रखी हैं, देखो ये दे रखा है भाई सम। अब फर्स्ट में कहा किस सीजन को सबसे ज़्यादा, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं भाई विंटर को। तो ए पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा विंटर। क्लियर है। बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंट्रल एंगल की बात हो रही है भाई। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है उस चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं हम समर, ठीक है। समर के लिए वोट्स कितने हैं भाई, वोट्स हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखा सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है उस चीज़ की ओर बढ़ते हैं भाई। 90 बाय में इनको ऐड करोगे तो बेटा 360 ही आ रहा है, तो ये ऐड करने पे 360 इंटू में सेंट्रल एंगल के लिए 360 कट किया तो कितने का आ गया भाई 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। सेकंड इसका कहा है रेनी के लिए। रेनी सीजन के लिए 120 वोट मिले थे, ठीक है। तो 120 बाय में टोटल वोट्स 360 मल्टीप्लाई 360। ये 360 कहाँ से आया भाई, इनको ऐड करने के बाद आया है। क्लियर है। 360 से 360 कट गया तो आ गया 120 डिग्री, ठीक है। लास्ट है विंटर, ठीक है। विंटर के लिए कितने हो जाएंगे भाई 150 के वोट मिल रहे हैं। 150 बाय 360 इंटू 360 कट करोगे तो कितना आ गया 150 आ गया इसका। तो इसका एंगल कितने का बन गया सेंट्रल एंगल 150 डिग्री का। भाई इन्होंने आपको नहीं कहा है कि सेंट्रल एंगल के बाद की पाई चार्ट भी बना के दिखाओ, बट अगर आप इसका पाई चार्ट बनाना चाहते हो तो हम इसका पाई चार्ट भी बना देंगे, ठीक है। इसका और में है भाई, इसको और देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली ये दे रखे हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं और ये 72 टोटल हो गए हैं भाई, ठीक है। पहले इनका सेंट्रल एंगल निकालेंगे क्योंकि पाई चार्ट में इनको दिखाना है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो 40 हैं, 40 बाई में टोटल 72 इंटू 360 कट करोगे तो 5 पे कट गया भाई, 200 का एंगल बना दिया इसने सेंट्रल एंगल। 12 बाय में टोटल 72 इंटू 360 कट करोगे तो कितने पे आ गया 5 पे, कितना आ गया भाई 60 डिग्री। 9 बाय 72 इंटू 360 5 पे कट हो जाएगा तो एंगल आ गया 45 का। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 बाय 72 इंटू 360 कट किया 5 पे तो एंगल आ गया 35 डिग्री।
4/72 इंटू 360 कट करोगे तो 5 पे हो गया 20 डिग्री का एंगल। और लास्ट हो गया ये कंप्लीट सारे के सारे। अब इसका पाई चार्ट और ड्रॉ कर देते हैं। तो पाई चार्ट इसका इस प्रकार रहेगा। सम नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। द एडजेसेंट फिगर HOFE हो इज ए पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू सी टू फाइंड दैम। भाई किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या करके हम एंगल निकाल रहे हैं उसका बताना है और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, तो ये डायग्राम दे रखा है तो मैंने डायग्राम बना दिया। HOPE इज़ आ क्या है, पैरेललोग्राम दे रखा है ना, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। भाई देखो एंगल x इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं इसको a मानता हूँ भाई। ठीक है, एंगल a रीजन है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पता है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब x और a तो बराबर हो गए, बट प्रॉब्लम तो वही रहेगी भाई, a की वैल्यू भी नहीं पता। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल a कितने का आएगा, पर रीजन क्या लिखोगे, रीजन है इसका लीनियर पेयर। बेटा एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है और उसको ये ऐसे कट कर रहा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा और ये एंगल्स हमारे लीनियर पेयर कहलाएंगे। क्लियर है, तो एंगल ए कितना आ गया भाई 180 माइनस 70, तो एंगल ए इज इक्वल टू 110। तो एंगल एक्स भी कितने का आ गया भाई 110 का आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि एंगल जो वाई है ना, एंगल वाई है वो हमारा 40 हो जाएगा। क्यों, ये और ये भाई पैरेललोग्राम है, ट्रांसवर्सल है, पैरेलल साइड्स के बीच में, तो क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कितने का हो गया, ये हो गया। अब ध्यान दो भाई, इन ट्राइंगल HOP भाई एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है ना। ठीक है, तो एंगल y कितने का आया 40 प्लस एंगल z प्लस एंगल a कितने का है 110 इज इक्वल टू 180। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 150 कितने का आ गया भाई 30 डिग्री का एंगल हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, सम हमारा कंप्लीट हो गया है। बट इसको है ना एक और तरीके से कर सकते हो भाई, एक और तरीका बताएं इसका। इस सिर्फ इस पार्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं कि एंगल z की वैल्यू हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी भाई, देखो एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्या किया ये मैंने, देखो बेटा ये एंगल और ये इसका इसके इक्वल होता है। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या कहता है कि दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। सो एंगल y कितने का आया था हमारा 40 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 70। तो एंगल z आ गया 70 माइनस 40 30 डिग्री का। देखो पहले भी 30 आया था, अभी भी हमारा 30 ही आया है। ठीक है, तो जैसा आपका मन करे वैसे आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे आपको रीज़न सिर्फ इतना देना है कि एक ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल आएगा। ओके, इसका बी पार्ट करते हैं भाई। द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम एंड फाइंड x एंड y। लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो क्या है GUNS इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो कह सकते हो कि 3x इज इक्वल टू 18। क्या हुआ भाई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। तो x इज इक्वल टू 18/3 कट किया, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप कह सकते हो कि 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। रीजन यही दोगे ना भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये उधर जाके प्लस हो गया, 3y इज इक्वल टू 27। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास 9। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट इसका हमारा यहाँ पे
कंप्लीट हो गया है भाई। 28 नंबर सम के बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आर यू एन एस एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, तो देखो आर यू एन एस वाई प्लस 7 है और ये हमारा 20 है, ये x प्लस वाई है और ये है हमारा 16। ठीक है, कर लेते हैं भाई। भाई मैंने लिखा y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। ठीक है, रीज़न दे देते हैं भाई। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करता है भाई, वो बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करता है मतलब जो यहाँ तक है वो उधर वाला सेम होगा, सिमिलरली ये भी बराबर होंगे बेटा। तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 13 सेंटीमीटर। अब क्या लिख सकते हो तुम कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। रीजन यहाँ पे क्या रीजन दोगे, सिमिलर रीजन जो ऊपर दिया था सेम बात है। अब y की वैल्यू 13 है, x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 13, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये पेपर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है भाई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।